नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एचएसएससी क्रैकर्स में। मैं आपका आर के सर। एस्टेट मैथ की जो आज आपका एग्जाम होने वाला है और जिनका कल होगा उसी के बेस पे क्लास लाई जा रही है। क्लास नंबर 10 रहेगी, एस्टेट स्पेशल। पिछली परीक्षाओं पर आधारित है, इससे बाहर कुछ नहीं रहेगा। तो डेली आप शाम 6 बजे जुड़ते हैं हमारे साथ। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अगर आप सेशन में अभी जुड़े हैं तो सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के साथ। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है आपका। अ फादर इज 7 years older देन मदर एंड मदर्स एज इज नाउ is 3 times the age of the daughter. The daughter is 10 years old. What was the father's age when the daughter was born? यानी पिता माँ से 7 साल बड़ा है और माँ की वर्तमान उम्र बेटी की उम्र से 3 गुना है। बेटी की उम्र क्या है अभी? 10 साल है। तो बेटी के जन्म के समय पिता की उम्र बतानी। देखिए, बेटी की उम्र नहीं बतानी, पिता की बतानी है। देखिए, सबसे पहले अगर मैं क्या कहता हूं, बेटी, तो बेटी कितने साल की है? करंट अभी 10 साल की है। माँ की उम्र बेटी की वर्तमान उम्र से 3 गुनी है, तो माँ कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी, क्योंकि 3 गुनी है। उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा? तो पिता क्या होगा? देखिए, वो क्या था? माँ से 7 साल बड़ा था, तो 37 साल का था। अब उसने क्या कहा है कि बेटी के जन्म के समय पिता की उम्र क्या थी? बेटी अभी 10 साल की है, तो जब वो पैदा हुई तो 0 साल की थी। तो इसमें से 10 माइनस करेंगे 27, यानी 27 साल के उसके जो है पिता थे जब उसका जन्म हुआ था बेटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अ ट्रेन मूव्स पास्ट अ टेलीग्राफ पोस्ट एंड अ ब्रिज 264 मीटर लॉन्ग इन 8 सेकेंड एंड 20 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन? यानी एक ट्रेन टेलीग्राफ पोस्ट और 264 मीटर लंबे पुल को 8 सेकंड और 20 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति बतानी है। अब एक चीज देखिए, आपके पास कभी भी कोई ट्रेन किसी ट्रेन को पार करे, किसी पुल को पार करे, सुरंग को पार करे, तो उनकी जो क्या होती है, लंबाई जुड़ती है। अगर किसी पोल को, किसी टेलीग्राफ पोस्ट को या फिर किसी आदमी को पार करती है तो उनकी लंबाई कभी भी नहीं जुड़ती। इस चीज को ध्यान रखना। देखिए, आपके पास मान लीजिए ट्रेन क्या है? एक्स है। ट्रेन की लंबाई एक्स है, तो क्या है? इसको दूरी बोलेंगे। दूरी बटे पहली को, टेलीग्राफ को पार कर रही है, यानी ये स्पीड के बराबर होता है ना, दूरी बटे समय स्पीड। तो दूसरा किसके बराबर हो जाएगा? देखिए, ट्रेन प्लस, अब किसको पार कर रही है? पुल को। मैंने क्या कहा था कि दोनों को जोड़ देना है अगर आपके पास कोई पुल आए। ठीक है, अपॉन में कितना आएगा? 20 सेकंड आएगा। अब यहां से ये क्या है? ट्रेन की गति हो जाएगी। देखिए क्या होता है आपके पास ट्रेन की गति के लिए, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ये कितना हो जाएगा? 5x, ये चला जाएगा 2x प्लस ये कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 528। ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, 3x बराबर है 528। तो x बराबर है कितना हो जाएगा? 3 एकम 3, ये कितना हो जाएगा? 3 एकम 3, 3 सत्ते की 3 छिके 18, 176 आपके पास क्या होगी? दूरी आई है। ये क्या है? दूरी 176 मीटर। अब आपसे पूछा गया था गति, तो ट्रेन की गति क्या होती है बच्चों? दूरी बटे में, देखिए मीटर में आई है तो मीटर पर सेकंड होगा, तो सेकंड किसी से भी डिवाइड कर लीजिए, 8 से करेंगे तो 8 दूनी 16, ये कितना हो जाएगा? ये आपके पास देखिए 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, ये कितना आया है? मीटर पर सेकंड आया है, लेकिन आपके पास आंसर दिया किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 22 गुना 18 बटे 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 दूने 36, 18 दूने 36, 37 38 39 बटे में 5 हो जाएगा। ये बनेगा 5 सत्ता 35, 5 निम 45.2, ये क्या बनेगा आपके पास? 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा। कभी भी एक चीज ट्रिक सिखा दो, कभी भी आपको क्या बनाना है? किलोमीटर प्रति घंटा बनाना, तो ऊपर लेंगे बड़ी वैल्यू, नीचे लेंगे छोटी। अगर आपको मीटर पर सेकंड बनाना तो ऊपर 5 लेंगे, नीचे 18 लेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अ जार फुल ऑफ विस्की कंटेन 40% अल्कोहल। एक जार है आपका, वो 40 पूरा भरा हुआ है, जिसमें 40% क्या है? अल्कोहल है। अ पार्ट ऑफ विस्की इज रिप्लेस बाय अनदर कंटेनिंग 90% अल्कोहल। उस विस्की निकाली गई उसमें से कुछ जिसमें 19% अल्कोहल रिप्लेस किया गया। नाउ द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इज 26। द रेशियो ऑफ क्वांटिटीज ऑफ विस्की रिप्लेस, यानी विस्की का क्या पार्ट रिप्लेस किया गया? वही है, विस्की से भरे एक जार में 40% अल्कोहल है,
40% क्या है, अल्कोहल है, और विस्की का एक भाग 19% के साथ रिप्लेस कर रहा है वो, ठीक है। तो अब अल्कोहल का प्रतिशत बच्चों कितना हो गया, दूसरे भाग से रिप्लेस किया गया, तो प्रतिशत कितना हो गया, 26%। अब आपने क्या करना है, इसमें से माइनस कीजिए, कितना आएगा, 14, इसमें से माइनस करेंगे कितना आएगा, 7। अब ये किस पे कट जाएगा, 7 दूनी 14, यानी 1:2 आया। अब देखिए ये क्या है आपके पास, अल्कोहल पहले था और ये रिप्लेस किया गया था, तो ये क्या हुआ, विस्की। और ये क्या चेंज किया गया, कितना चेंज किया गया, 2, और टोटल कितना था, 2 और 1 3, तो 2/3 क्या हुआ आपका रेशियो, जो मात्रा है जो आपकी क्या की गई है, रिप्लेस की गई। देखो कितनी रिप्लेस है ना, 2 है, और बटे में टोटल आ जाएगा 2 और 1 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है, द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर इफ इट कैन ट्रेवल 26 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 14 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन सेम टाइम, द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज। यानी स्थिर जल में एक नाव की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि एक ही समय में धारा के अनुकूल 26 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 14 किलोमीटर की यात्रा कर सकती है तो धारा की गति बतानी। देखिए स्थिर जल में नाव की चाल बच्चों आपको कितनी दी गई है, 10 किलोमीटर पर आवर। मैंने धारा की चाल मान ली, धारा की चाल ही मुझे निकालनी है, धारा की चाल मैंने क्या मान ली, x मान ली, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखिए क्या कहता है वो, तो अनुकूल जाएगा, अगर कभी भी अनुकूल जाएगा ना आपके पास, तो कितने किलोमीटर जा रहा है, यानी दूरी, अनुकूल का केस कर लेते हैं पहले, 26 बटे में क्या होगा, देखिए अनुकूल के केस में क्या होता है आपके पास, नाव की चाल प्लस धारा की चाल होती है, यानी हम करेंगे अनुकूल के केस में प्लस होता है। दूसरा केस क्या होता है, प्रतिकूल जा रहा है, यानी कितने किलोमीटर, 14 किलोमीटर। ये किसके बराबर होगा, नाव की चाल माइनस धारा की चाल, क्योंकि ये वापस आने में उसको ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है नाव के साथ, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 7, इसको यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, 13 है 130 माइनस 13x, और ये चला जाएगा 70 प्लस 7x, ये चला जाएगा उधर और ये चला जाएगा इधर, तो 130 प्लस माइनस हो जाएगा आपका इधर आके 70, और ये चला जाएगा 7x प्लस 13x, ये हुआ 20x, और ये हो गया आपका 60। तो x बराबर कितना आ गया, 60 बटे 20, 20 दिए 60। तो ये आपसे पूछा गया था धारा की चाल x, तो x कितना आ गया, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, जो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। एक बार बच्चों सेशन को शेयर कर दीजिए सभी फ्रेंड्स में अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखिए यहां पे दिए गए 4/3, अगर 7 की पावर 3 में कर लेता हूं तो ये 343 के बराबर हो जाता है। तो इसको एक बार करते हैं, ठीक है, 7 की पावर 3, इसको ऐसे लिख लेंगे, और ये क्या हो जाएगा, 7 की पावर 3 की पावर 4/3। अब ये क्या हो जाएगा, 7 की पावर 6 डिवाइड बाय, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 7 की पावर 4, तो ये क्या होगा, 7 की पावर 6/7 की पावर 4। और आपको पता है अगर बेस सेम होते हैं तो ऊपर जाके सीधी वैल्यू माइनस कर सकते हो, 7 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 49 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देन नेक्स्ट देखते हैं, 4000 रुपए इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स such that if one part be invested at 3% and the other is 5%, the annual interest from both the investment is 144 rupees. Find each part. देखिए बच्चे कभी भी इसमें एक गलती मत करना कि 2000 और 2000 आप डिवाइड कर लो, वो गलत होगा। देखिए अगर मैं क्या कहता हूं कि एक भाग x है तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा, 4000 माइनस x, ठीक है। तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज निकालने का, मूलधन पहला गुना पहले की दर गुना समय क्या है, ये देखिए वार्षिक कह रहा है ना, तो 1 वर्ष बटे में 100, ठीक है। दोनों का मिला के ही तो ब्याज बोल रहा है, वो तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। दोनों का उसने क्या कहा, दोनों निवेश पर वार्षिक ब्याज, दोनों का तभी तो मैंने जोड़ लगाया, ठीक।
अभी क्या होगा 3x/100, ये बनेगा 5 × 20,000 -5x/100। अब दोनों में नीचे 100 है तो ये सेम वैल्यू रहेगी और ये जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां पे बचेगा 3x -20,000 -5, और ये उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 00। 3 में से 3 माइनस ये जाएगा, देखिए ये चला जाएगा 3, 20,000 माइनस के 2x बराबर है 144,000। इसको इधर ले आइए, इसको उधर ले जाएंगे तो ये क्या बचेगा, उधर चला जाएगा 2x और ये इधर आके हो जाएगा 20,000 माइनस 1400। तो x कितना बचेगा आपके पास, देखिए 0 0 और ये बचेगा 6 और ये बचेगा 5, 5600/2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2800 x की वैल्यू आ गई है, यानी पहले वाला 2800 किस में है, इसमें है, तो राइट आंसर लिख सकते हैं। चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं आप, 2800 4000 में से 2800 घटाएंगे 1200 आता है आपके पास, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विक्रय मूल्य तय करने में लागत मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए ताकि 10% का कमीशन देने पर 20% का लाभ हो। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, विक्रय मूल्य तय करने में लागत, देखिए लागत मूल्य में ऐसा कितना अमाउंट बढ़ाया जाए कि अगर हम 10% का विक्रय मूल्य पे कमीशन देंगे, यानी कमीशन तो एक तरह से किसी और को दे दिया, हमारे पास तो अमाउंट कम बचेगा, फिर भी हमें 20% लाभ होना चाहिए। मान लीजिए कोई चीज 100% थी, मैंने 10% कमीशन दे दिया, तो वो कितने बची, 90, और हमें प्रॉफिट चाहिए वो तो 100 पे ही होगा, 20 हुआ तो 120 हो गया, कितने का डिफरेंस हुआ आपके पास, 30 हुआ किस पे, 90 पे हुआ ना, गुना 100 तो कितना हो जाएगा, 30×3 = 90, 100/3 आपका कितना हो जाएगा, 33 सही 1/3%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। सभी प्राकृतिक संख्याओं और शून्यों को डैश संख्याएं कहते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसका आंसर निकालते हैं, इसको पूर्ण संख्या कहते हैं, यानी होल नंबर। अब मैं आपको एक चीज सिखाता हूं, देखिए ये होता है 0 1 2 3 और ये जाएगा पॉजिटिव इनफाइनाइट तक, देन आपके पास -1 2 -3 और ये जाएगा माइनस इनफाइनाइट तक। अब क्या होता है, देखिए 1 2 पॉजिटिव इनफाइनाइट, इनको बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर या फिर प्राकृतिक संख्याएं। क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। अगर आप इसमें 0 ऐड करेंगे वो आपके पास क्या होता है, पूर्ण संख्या, पूर्ण या फिर होल नंबर, पूर्ण या फिर होल नंबर होगा। अगर आपके पास पॉजिटिव टू नेगेटिव कंप्लीट लिया जाता है उसको बोलते हैं इंटीजर, इंटीजर वैल्यू या फिर पूर्णांक। और अगर आपके पास क्या होता है, एक होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के बारे में आपने सुना होगा, यानी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या आपकी होती है 2 से स्टार्ट, 2 3 5 7 11, यानी जो अपने ही टेबल पे कटती है उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। और स्टार्ट कहां से होते हैं, 2 2 आपकी क्या है, सम अभाज्य संख्या है। सम संख्याएं जो 2 पे भाग होती हैं, विषम संख्याएं जो 2 पे भाग नहीं होती। देखिए आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि थ्योरी पूछी जाती है तो आपको पता होना चाहिए प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, नेचुरल नंबर, और उसमें अगर शून्य डैश संख्या उसको कहते हैं, अगर शून्य जोड़ देंगे तो होल नंबर कहेंगे, यानी पूर्ण संख्या। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में संख्या श्रृंखला में एक पद गलत है, गलत, ये गलत है आपका, गलत पद को चुने। अब मैं इसको थोड़ा लिख लेता हूं खुला खुला, 213 340 और 509। अब बच्चे एक चीज देखिए, हम यहां से क्या चेक कर पा रहे हैं, ये 64 लग रहा है मुझे, और ये क्या लग रहा है 125, ये 216 343, ठीक है, और 529, ऐसा कुछ लग रहा है देखने में। तो चलिए इसको करके देखते हैं। यहां पे अगर मेरे पास कौन सा गलत है वो देखना है। अगर मैं यहां पे करूं 2⁻3 8 - 3, 8 - 3 5 हो गया, 3 3 9 30 27 - 3 24। अभी चेक कर रहे हैं सिर्फ, 4 की पावर 4 × 16 × 64 -3
5 की पावर 3 माइनस 3, 125 माइनस 3 122, 6 की पावर माइनस 3, 7 की पावर माइनस 343 माइनस 3 68 64, 512 माइनस 3 कितना हो जाएगा? तो आपके पास यहां पे क्या बनना चाहिए था? 3 3 होती है 27 माइनस 3 24, तो आपके पास 27 क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि ज्यादातर एचएसएससी मैंने काफी क्वेश्चन देखे कि वो क्यूब या स्केयर बेस ज्यादा पूछ रहा है आजकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या पाई क्या है? देखिए सबसे पहले भिन्न क्या होती है, यानी मान लीजिए 2/7 ये भिन्न होगी आपकी, ठीक है। आवृत्ति दशमलव क्या होता है, यानी आपके पास कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो उसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या क्या होती है? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होती है। हालांकि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, बट बच्चों आप इसे भिन्न कभी मत बोलिएगा, आवृत्ति भी नहीं बोल सकते, परिमेय भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक आपको सिंबल दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगी? आपकी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, पी और क्यू दो धनात्मक पूर्णांक किस प्रकार है? पी क्यू 64 निम्नलिखित में से कौन सा p प्लस क्यू का मान नहीं हो सकता? मैंने आपको पहले बताया है पूर्णांक क्या होता है। देखिए पूर्णांक होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, इंटीजर वैल्यू होती है, उसमें कभी भी बोलेगा धनात्मक तो आपको क्या लेना है? 0 से नहीं 1 से स्टार्ट कीजिएगा, और बोलेगा 2 से कटने वाले धनात्मक पूर्णांक तो 2 4 लेंगे आप, और अगर विषम बोलेगा 1 3 5 ऐसे लेंगे। अब उसने बोला धनात्मक पूर्णांक यानी 1 2 3 4 5 ऐसे हो सकता है। पी क्यू आपका 64 है, तो पी प्लस क्यू का कौन सा इनमें से मान नहीं हो सकता? देखिए पी क्यू अगर आपका 64 है तो ये पी और क्यू के मल्टीप्लीकेशन से बना है, तो शुरू से करके देखते हैं। देखिए 1 गुना 64 बनेगा, 2 गुना 32 ये भी बनेगा, 4 पे जाएगा ना, 4 4 6 24 इससे बनेगा, 6 7 68 64 इससे भी बनेगा, आगे तो नहीं बनेगा ना, और बाकी तो सारे रिपीट हो जाएंगे ना। ये 16 चौके 64 देखो, उसके बाद 16 आएगा, ये रिपीट हो जाएगा। तो एक चीज देखिए क्या कह रहा है वो, कौन सा मान नहीं हो सकता? इन दोनों को जोड़ेंगे अगर हम, अगर इसको और इसको जोड़ते हैं, देखिए पी और क्यू का जोड़ इनमें से कोई नहीं सकता। मान लीजिए पी है और ये क्यू, इनको जोड़ेंगे 65 आ गया, या आ गया 34, या आ गया 20, और या आ गया 16। देखिए 16 भी है इसमें तो ये रोंग हो जाएगा, और 20 भी है ये भी रोंग हो जाएगा, 35 हो सकता है, 65 भी है वो भी रोंग हो जाएगा, तो है ही नहीं पहले, तो 35 आपका नहीं है। तो उसने वही पूछा था कि p प्लस क्यू का कौन सा मान नहीं हो सकता, तो हो जाएगा 35। नेक्स्ट देखते हैं, यदि क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत निकालें। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए मान लीजिए कोई चीज क्या है 100 रुपए की है और 20% लाभ हुआ, यानी 20 का लाभ हुआ, 120 की हो जाएगी। अब उसने कहा 20%, तो विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी यही लाभ प्रतिशत 20 पे निकालेंगे, तो अगर इसका लाभ प्रतिशत तो 140 में बिकेगी। डिफरेंस कितने का? 20 का। किस पे हुआ? विक्रय मूल्य पे, यानी 120 पे गुना 100, 20 के 120, ये हो जाएगा 6 आएगा ना, 20 3, और ये हो जाएगा 50। 50/3 का मतलब क्या होता है? 3 कम 3 3 6 18 सही 2/3%। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए विक्रय मूल्य निकालो, विक्रय मूल्य पे जो प्रॉफिट है वो बटे में विक्रय मूल्य गुना 100 हो जाएगा। आपके पास राइट आंसर 16 से 2/3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, ए बी से 20% कम कार्य करता है। यदि ए किसी कार्य को 7 से 1/2 घंटे में पूरा करता है तो बी कितने समय में पूरा कर सकता है? देखिए ध्यान से, 20% का मतलब क्या होता है? यानी अगर आपका बी की क्षमता 5 है तो ए की उससे क्या है, 1 कम है, यानी बी की अगर आपके पास क्षमता 5 है तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी? 1 कम है तो 4 हो जाएगी। ठीक, हम कैसे निकालते थे? देखिए ए बी, यहां पे ए कितने घंटे में कर रहा है? 7 दूनी 14, 1 15/2 में कर रहा है। ठीक है, अब यहां पे क्या दिया होता था? बीच में हमारा एलसीएम दिया होता था, और यहां पे क्या दी होती थी? क्षमता। ये क्या है? ये उसका कार्य है, कार्य यानी कितने दिन में कर रहा है, कितने घंटे दिया गया है, ये कुल कार्य है। और ये क्या होती है? क्षमता। आपको ये ऑलरेडी पता है, ए करता है 4 में और ये करता है 5 में।
सबसे पहले मैं आपको एक चीज सिखाता हूं एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए ए करता है कोई चीज 10 में, बी करता है 15 दिन में करता है, तो इनका एलसीएम कितना आता था 30, 10 दिए 30 और 15 दूने 30। ठीक है, ये क्या होती थी क्षमता। अगर मेरे पास ये निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इसकी और इसकी गुना करके निकाल लूंगा, 10 दिए 30, तो इसकी और इसकी गुना करेंगे अगर आप 15/2 गुना 4, 2 दूनी 4, 15 दिए 30 आ गया। ठीक है, अब देखिए अगर मैं 30 को 15/2 से डिवाइड करूंगा तो 15 दूनी 30, 2 दूनी 4 आ जाएगा, बिल्कुल सही। फिर ये 15 कैसे आएगा, इस 30 को इससे डिवाइड कर दूंगा, इस 30 को इससे डिवाइड करूंगा, कितना आंसर आएगा 6। और आपसे यही पूछा था कि आपका जो बी उस काम को कितने समय में कर सकता है, तो 6 घंटे राइट आ गया। ऐसे निकाल सकते हैं, बिल्कुल इजी है करने का तरीका। यानी आपको सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, देखिए कुल कार्य होता है ना बच्चों, आपका कुल कार्य ये वाला बीच वाला, ये क्या होता है दिन या फिर घंटे गुना क्षमता, यानी वर्क इज इक्वल टू डे या हार मल्टीप्लाई आपका एफिशिएंसी। हमेशा ऐसे क्वेश्चन करोगे तो कभी भी गलत नहीं होगा। देखिए हमें क्या निकालना था, दिन निकालना था, ये निकालना था, तो एफिशिएंसी इसके बटे में आ जाएगी। और पहले ये निकालना था तो हमने क्या किया, आर इंटू एफिशिएंसी कर ली, तो आपका वर्क आ गया था टोटल। ठीक है, आप आई होप आप समझ गए होंगे, कभी भी क्वेश्चन को गलत मत कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आपके पास यदि 4x इज इक्वल टू √5 + 2x - 1/16x का मान बताना है। आप देखिए आपके पास पहले तो x की वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे 16x है, तो मैं क्या करूंगा √5 + 2/4 हो गया। अब इसको 16x बनाने के लिए क्या 4 मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, अगर इधर 16 बन जाएगा तो उधर भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बनेगा। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू कितनी है यहां पे पुट करेंगे दोनों जगह, √5 + 2/4 हो गया x की वैल्यू, माइनस ये क्या बना 1/4 √5 + 2 बना। एलसीएम हम लेंगे, यहां पे क्या बनेगा 4 √5 + 2 हो जाएगा, यहां से कितना आएगा 5 + 2 का स्क्वायर, ये 5 प्लस यहां से 4 कट जाएगा ना, 5 + 2 का स्क्वायर बन जाएगा, ये बनेगा सेम है तो 1। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखिए √5 का स्क्वायर क्या बनता है 5 + 2 का स्क्वायर +4 + 2 × 2 4 √5 - 1 बटे में कितना आ जाएगा 4 √5 + 2, ये क्या बनेगा 5 और 4 9 में से 1 गया 8, यानी 4 √5 + 8। इसको भी अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा 4 √5 + 8, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1 आ जाएगा आपका आंसर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, उलझाने वाली कोई बात नहीं थी, वैल्यू पुट करनी थी। सो नेक्स्ट देखते हैं, एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर की चलती है, यह धारा के साथ उतनी ही दूरी तय करने में जितना समय लेती है उससे 3 गुना अधिक समय धारा के विरुद्ध जाने में लेती है। देखिए धारा की चाल हमने क्या मान ली, मान लीजिए धारा की चाल हमने x मान ली, x किलोमीटर प्रति घंटा है। और अगर नाव की चाल, देखिए नाव की चाल क्या दे रखा है, उसने सिर्फ उलझाने के लिए दिया गया 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है, यानी 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर, आप समझ गए होंगे। अब क्या होता है आपके पास, देखिए अगर वो बोलता है अनुकूल, तो आपको क्या निकालनी है, गति निकालनी है, तो डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, अगर नाव की चाल अनुकूल जा रहा है तो नाव की चाल प्लस धारा की चाल हो जाएगी, बराबर है डिस्टेंस अपॉन, देखिए गति क्या होती है दूरी बटे समय, दूरी बटे चाल होती है ना, तो समय आपका किसके बराबर था यहाँ पे, देखिए 6 - x हो जाएगा, क्योंकि प्रतिकूल आने में उसको 3 गुना समय ज्यादा लग रहा है, यानी ये किसके बराबर हो जाएगा 1/3 के। इस 3 को यहां पे ले जाएंगे 3d6 + x, और यहाँ पे हो जाएगा 1/d/6 - x। ठीक है, क्योंकि यहां पे गति निकालनी है, गति बराबर है दूरी बटे, देखिए यहां पे चाल ऑटोमेटिकली हो जाएगी, दूरी बटे चाल बराबर है समय, तो ये समय आपको दिया गया था,
उसका तिगुना है। अगर ये 1 है ना तो ये 1/3 है, उसका तिगुना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये मल्टीप्लाई हो गया, डी के साथ डी कैंसिल, कितना हो जाएगा 3/6x 1/6 माइनस एक्स, ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 थी 18 माइनस 3x बराबर है 6 प्लस एक्स, ये जाके उधर हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा 18 माइनस 6 12, तो x बराबर है 12/4 दिए 12, तो कितना आ जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप क्वेश्चन को दोबारा जरूर देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। कई बार क्या होता है आपको कॉन्सेप्ट एट ए टाइम नहीं समझ में आता, तो उसको दोबारा अगर आप क्वेश्चन को रिवर्स करके देखेंगे तो समझ में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात क्या था, 11:14 के अनुपात में थी, और 4 वर्ष बाद उनकी आयु 13:16 होगी। देखिए अगर मैं क्या कर रहा हूं, 4 वर्ष बाद तक जाने के लिए क्या हो रहा है, देखिए कोई चीज मान लो बनता 10 साल का है, 4 वर्ष पहले कितने का था, वो 6 का, और 4 वर्ष बाद, ठीक है मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए कोई 10 साल का था, 4 वर्ष पहले कितने का होगा, 6 का, 4 वर्ष बाद 14 का होगा। ठीक है, यानी अगर मैं इस 6 में, ठीक है यहां से कितने का डिफरेंस हुआ, अगर ये है ना, मान लीजिए मुझे यहां पे लाना है सीधा, तो ये 4 वर्ष पिछले वाला और 4 वर्ष अगले वाला अगर मैं जोड़ दूं तो सीधा मैं 8 जोड़ सकता हूं ना वर्तमान में। ठीक है, यानी यहां में अगर 8 जोड़ दूंगा तो सीधा 14 हो जाएगा ना, समझ गए होंगे आप। तो हम क्या करेंगे, देखिए 10x बटे में 14x करेंगे। सबसे पहले तो 4 वर्ष पिछले थे, वर्तमान बनाने के लिए उस 4 को जोड़ूंगा तो ये वर्तमान आ जाएगा दोनों में। ठीक है, और भविष्य के 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना दे रखा है, यानी उसमें 4 और जोड़ेंगे क्योंकि भविष्य तक जा रहा है वो, तो कितना बन रहा है 13:। ठीक है, 11x + 8 बटे में 14x + 8 13/16। अब ध्यान दीजिएगा एक चीज पे, डायरेक्ट सिखाऊंगा। देखिए ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो अगर मैं यहां पे मल्टीप्लाई करूं इसके साथ, यहां पे 16 हो जाएगा। देखिए करके दिखाता हूं, गुना 16, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं 8 × 13। अगर मैं यहां से 8 कॉमन ले लूंगा तो 16 माइनस 13 कितना हो जाएगा 3, 8 × 24 सीधा ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसे ही करने वाला हूं। अब क्या करेंगे हम, देखिए आप क्या करोगे, यहां पे 16 यहां से मल्टीप्लाई करवाएंगे 11x से। ठीक है, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस आ जाएगा। अगर मैं, चलो मैं नॉर्मल करके दिखा देता हूं पहले, कितना बनेगा 176x, 16 8 128 होता है ना, तो उसके बाद ये क्या हो जाएगा 14 थी 42, 14 और 4 18 x प्लस 108 हो जाएगा। ये चला जाएगा उधर, यानी कितना हो जाएगा 4 और 2 6x बनेगा। ये चला जाएगा इधर, ये कितना हो जाएगा आपके पास, इसमें से माइनस हो जाएगा 20। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, 14 है ये, 13/16 176 हो जाएगा, 14 थी 42, 14 15 16 17 18 हो गया। ठीक है, 8 6 41, 8 4 12, 8 30, ये कितना हो गया 8 30 24 हो गया ना, यहाँ पे 8 30 24 104 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 24, तो x बराबर कितना आ गया आपके पास 4 आ गया। अब 4 को कहां पे रखेंगे, देखिए मुझे a की वर्तमान आयु बतानी थी, a कितना है 11x, 11 चौक 44, और वर्तमान बनाने के लिए उसमें 4 जोड़ेंगे 48 वर्ष आ जाएगा। अब डायरेक्ट की बात कर रहा था मैं, यहाँ पे ट्रिक की बात कर रहा था। ट्रिक में कैसे करते हैं, देखो बच्चों मैंने क्या कहा था, इस ये कॉमन ले लिए 24 आ गया था, वही 24 आया। ठीक है, यहां से क्या करेंगे 16 176x और 13 ये करेंगे 182 बना, तो डायरेक्ट माइनस करेंगे तो 6x बचता है, तो 6x बराबर है 24। ये आपको स्टेप करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, तो x बराबर है 4 आ जाता है आपके पास। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा 48 यस राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे केवल 2 तरीके हैं जिनमें 5 को 2 अलग अलग धनात्मक गैर शून्य पूर्णांकों, गैर शून्य देखिए जीरो नहीं उसमें लेना, पूर्णांकों के योग के रूप में व्यक्त किया जाता है। धनात्मक यानी पॉजिटिव वाले चलेंगे, उसमें जीरो नहीं लेना, यानी आपका कहां से स्टार्ट होता है 0 1
2 3 4 ये आपके क्या है, पूर्णांक इंटीजर होते हैं। सबसे पहले तो धनात्मक की बात की गई, लेकिन उसे गैर जीरो बोला है, यानी ये भी नहीं लेना। तो स्टार्ट कहां से हो रहा है, 1 2 3 4 से में व्यक्त किया जाता है, अर्थात एग्जाम्पल दे रहा है वो। अगर आपके पास 5 है ना, तो वो कैसे बनेगा, 1+4 से बनेगा या 2+3 से बनेगा, 4+1 लेंगे या 3+2 लेंगे, एक ही बात है वो। तो ये दो तरीके बन गए आपके पास। अब उसने क्या कहा है, कितने तरीकों से 9 को भिन्न यानी धनात्मक गैर शून्य पूर्णांकों के रूप में व्यक्त किया जाता है, वैसे ही आपको 9 को करना है। तो 9 बच्चों क्या होगा आपके पास, 1 8 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे, 2 7 हो जाएगा, 3 6 हो जाएगा, 4 5 हो जाएगा। तो कितने तरीके हो गए आपके पास, 4। रिपीट करेंगे तो उल्टा 8 और 1 वही बात हो जाती है, 1 और 8 की। तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 4 तरीकों से इसको व्यक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में एक लुप्त पद के साथ एक श्रृंखला दिया गया है, सही विकल्प चुनो, पैटर्न को जारी किया जा सकता है, चिन्ह को प्रदर्शित करना है। क्वेश्चन मार्क दिया गया है आपके पास, आंसर निकालना है। देखो थोड़ा इन्होंने क्या थोड़े से टफ लेवल के क्वेश्चन दिए मैथ के। अब हम क्या करेंगे, देखिए मुझे यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे फिर 6, ऐसे बन रहा है कुछ पैटर्न। अगर मैं यहाँ पे करूं 2 दूनी 4 -2, 2 का स्क्वायर -2 कितना हो जाएगा, 2 बन सकता है। यहाँ पे देखता हूं, अगर आपके पास 3 का स्क्वायर माइनस 3 3 9 -1 8 बन रहा है, ठीक है। ठीक, उसके बाद बन रहा है 4 का स्क्वायर -2। देखिए पैटर्न मुझे ऐसा लगता है कि 2 का स्क्वायर -2 कितना बनेगा, 2 दूनी 4 -2। यहां पे बनेगा 3 का स्क्वायर -1 कितना बनेगा, 3 3 9 -1 8। 4 का स्क्वायर -2, 4 चौके 16 -2। अब करेंगे, देखिए 2 3 4 5, 5 का स्क्वायर 5 पंजा 25 -1 24 बन सकता है। उसके बाद बनेगा 6 का स्क्वायर -2। देखिए पहले 2 आया, फिर 1 आया, फिर 2 आया, फिर 1 आया, फिर क्या आएगा 2, यानी आपके पास छिकम छिकम 36 -2 34 आया। तो आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा, 5 का स्क्वायर -1 25 -1 24। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक बार दोबारा करके देखिएगा, बिल्कुल इसी तरीके से जिससे मैंने सिखाया। अगर आपको नहीं समझ में आया दोबारा वीडियो रिपीट कीजिएगा। तो गाइस आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपने एंजॉय किया होगा क्लास को। बहुत ही बेहतरीन क्लास रही है आपकी एस्टेट के लिए, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है या जिनका है। तो वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो आप इसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं एचएसएससी के टेलीग्राम ग्रुप पे। ये देखिए लिंक है आपका, एचएसएससी क्रैकर्स के नाम से सर्च करेंगे और एचएसएससी स्पेशल बैच चले हुए हैं, सीईटी के लिए भी स्पेशल है, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू गाइस।